हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 3 में हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 18 है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर आप 18 पढ़ने जा रहे हो तो इसके पहले जो बेसिक नॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो है आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना आना चाहिए, जो कि चैप्टर 15 में सिखाया गया है। पार्शियल डेरिवेटिव करना आता है। और फिर चैप्टर 17 का जो मैक्सिमम मिनिमा के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर 16 नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनेज हो जाएगा, लेकिन 15 और 17 का मैक्सिमम मिनिमा इतना आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने MME2 नहीं लिया था, तो आप 9311377321 पे मैसेज करना, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। सेमेस्टर 2 का भी आपको मिल जाएगा लॉगिन आईडी, आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18, दैट इज अबाउट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 17 में भी हमने टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन किया था। जो बच्चे पढ़े हैं वही ये बात समझ पाएंगे। वहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला था, तो एक ग्राफ बनता था प्रॉपर, फिर हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स देखते थे, कॉर्नर पॉइंट्स देखते थे, इंटीरियर पॉइंट्स भी देखते थे। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता होगा। तो वो लेस देन इक्वल टू के लिए होता था। चैप्टर 17 में वी हैव डन इन चैप्टर 17 में हमने लेस देन इक्वल टू टाइप के बहुत सारे थे, जो कि एलपीपी की तरह देखने में लगता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह। वैसे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। बट इन चैप्टर 18 हम लोग कंस्ट्रेंट कौन सा पढ़ेंगे? सिर्फ इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, ओनली इक्वल टू कंस्ट्रेंट टाइप, इक्वल टू कंस्ट्रेंट टाइप। कंस्ट्रेंट होता है मैथमेटिकल लिमिटेशंस। जैसे मैंने आपको कह दिया आपका प्रोडक्शन का काम है आपका, मैंने आपको कहा कि चलो भाई मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकालना है। आप कहोगे मैम आपने सीधा ऑर्डर कर दिया मैक्सिमम प्रॉफिट। आप ये नहीं पूछोगे कि कितना हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, कितना हमारे पास लेबर आवर्स है, ठीक है, कितना हमारे पास कैपिटल है, ये भी तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कितना, तो वो सारा कुछ जो है, लेबर आवर्स इज इक्वल टू 50 हमारे पास अवेलेबल है, कैपिटल 5 लाख ही है, तो इज इक्वल टू वाले सारे ले रहे हैं। तो इस टाइप के लिए हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं। तो वो जो भी कंस्ट्रेंट होते हैं, जो भी लिमिटेशंस जिनको ध्यान में रखना होता है, उन्हीं के लिए कंस्ट्रेंट बनाए। और अगर ये लेस देन इक्वल टू टाइप है तो चैप्टर 17 में भी देखा है, एंड एलपीपी में भी देखेंगे हम लोग, एलपीपी में भी देखेंगे चैप्टर 19 में। पूरा चैप्टर ही इसके लिए अलग से पढ़ा जाता है। अभी चैप्टर 18 में खाली इज इक्वल टू टाइप के लिए। और बेसिकली इसमें एक एग्जांपल दे दें, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, यूटिलिटी है, दो गुड्स की यूटिलिटी है, इसको मैक्सिमाइज करने का क्वेश्चन आ जाता है। आप दो गुड्स परचेज करने जा रहे हो, एक्स एंड वाई, गुड ए और बी, क्वांटिटी एंड प्राइस। एक चीज़ और हम आपको बता दें, पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप हमेशा नोटबुक पेन लेकर के बैठोगे, और एक रफ नोटबुक भी होता है छोटा सा, या रफ पेजेस होते हैं वो भी लेकर के बैठोगे, कैलकुलेटर, इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग इस स्पीड से पढ़ाते हैं कि बच्चे साथ साथ नोट डाउन कर पाएँ। बहुत फास्ट स्पीड नहीं रखते हम लोग, नॉर्मली रखते हैं, क्योंकि अभी इतनी कोई भागा दौड़ी हो नहीं रही है। आराम आराम से पढ़ेंगे ना, आराम आराम से, क्यों चीज़ें एक बार में समझ में आती है और लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट होता है। तो साथ साथ आपको कॉपी करना है। तो क्वांटिटी और प्राइस, मान लो कि ए टाइप का आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो एक्स, और बी टाइप का आप परचेज कर रहे हो वाई। एक का प्राइस है पी, और इसका एक एक सिंगल यूनिट का प्राइस है वाई, और आपको दिए गए हैं $M। इफ यू हैव $M टू स्पेंड, तो अब आप, ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो, लेकिन आपको अपना पॉकेट मनी भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि आपके पास मनी अवेलेबल कितना है। इट्स ओनली $M। तो मैक्सिमाइज यूटिलिटी तो होता है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट के साथ। किसके साथ? बजट कंस्ट्रेंट के साथ। बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा बच्चे, कि अगर एक यूनिट का प्राइस पी है तो एक्स यूनिट का हो जाएगा पीएक्स, अगर सिंगल यूनिट का प्राइस क्यू है तो वाई यूनिट्स के हो जाएंगे क्यू वाई। तो बजट कंस्ट्रेंट इज हियर पी एक्स प्लस क्यू वाई, और इज इक्वल टू हो जाएगा एम। लेस देन नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ भी सेविंग नहीं करना, जितना मनी है सारा का सारा हमें लगा देना है। तो हम इज इक्वल टू पे काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर 18 में। समझ में आ गई बात? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है, लाइक मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी,
विद इन द बजट कंस्ट्रेंट। अब सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन कितने टाइप से निकलेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड हैं। दो मेथड हमें पढ़ने हैं सॉल्यूशन के। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि 18.1 में बताया गया है। और फिर 18.2 से हमारा लैग्रेंजियन मेथड स्टार्ट हो जाएगा। लैग्रेंज जो है वो मैथमेटिशियन के नाम पे है, लैग्रेंज मेथड। सब्स्टिट्यूशन हम लोग तब लगाते हैं जब सिंगल और लीनियर कंस्ट्रेंट हो, जो कि आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सके। लीनियर कंस्ट्रेंट, अगर एक ही कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक भी है, चलो कुछ ऐसा है विच कैन बी, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इजीली। सबका मीनिंग क्लियर होगा जब क्वेश्चन कराएंगे ना, एक्सप्लिसिटली इजीली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर x 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, सपोज करो, तो आप यहाँ से y को तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो ना। y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 20 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये आपने y को जो एक्सप्रेस किया है वो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन है, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। सो y हैज बीन एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन द फॉर्म ऑफ x ओनली। तो ऐसा अगर कोई कांस्टेंट मिलता है तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा लीनियर में ही हो, और भी हो सकता है। y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो आप इसमें से y को भी एक्सप्रेस कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 20 के फॉर्म में, ये भी आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो इसलिए मैंने जब लीनियर लिखा तो मुझे ध्यान में आया कि कहीं बच्चे सिर्फ लीनियर के लिए ही ना समझ लें, इसलिए लिख दिया है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इजीली, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। और लैग्रेंज मेथड जो है वो तो एनी टाइम लगा सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया मेथड है। एनी टाइम, चाहे सिंगल कंस्टेंट हो, लीनियर हो, नहीं हो, मोर देन वन कंस्टेंट हो, कुछ भी हो, एनी टाइम। और इसका अपना एक सिग्निफिकेंस भी है, यूजफुलनेस भी है, इसका सिग्निफिकेंस भी है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन भी है, इसलिए भी हम इस मेथड को ज़्यादा पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। जब पढ़ेंगे लैग्रेंजियन के बारे में तब जानेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ इतना ही लिख लो बस, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको बोला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उस पर चलते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जैसे यूटिलिटी को करना है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को लेकिन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को लेकिन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलो रेडी हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, तो लिखना मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, तो फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने को आ सकता है। एफ एक्स वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग होगा, सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इक्वल टू सी। अब देखो, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको किसी खास नाम से जानते हैं, किसी को याद है तो बताना बच्चे, कौन सा फंक्शन कहते हैं इसको। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जिसको ध्यान में रखना होता है कि इससे बाहर ना जाए हम लोग, इनके कंडीशंस जो हैं उसको भी फॉलो करना है, उसको कहते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, लेकिन ध्यान में रखते हुए किसको, सब्जेक्टिव फंक्शन को। अब देखो, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट आपको पता है, तो नेसेसरी कंडीशन पे हम लोग चल रहे हैं।
नेसेसरी कंडीशन फॉर, राइट डाउन, नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा। जरा एक ग्राफ देखना फिर समझ में आएगा। मान लो एफ एक्स वाई, तब जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है और इसका लेवल कर्व बनाना हमने चैप्टर 15 में सीखा हुआ है, तो अभी वो हम नहीं कराने वाले कि लेवल कर्व कैसे बनता है। आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो आप सेमेस्टर 2 के वीडियोस आप अपना अवेल करवाओ 9311377321 पे बात करके, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 15 का देखो, अभी लेवल कर्व का जरूरत पड़ रहा है हमें। तो जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन होता है, इसका लेवल कर्व हमें बनाना आता है। मान लो लेवल कर्व मैंने बनाया और ये सर्कल बहुत सारे बन गए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जा रही है सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, लेकिन सेंटर एक ही है। ये हमारा लेवल कर्व बना। अब ध्यान से सुनो, हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो है ऐसा, रेड वाला जो है ये है जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, और ब्लू वाला जो है ये है हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड। ये लेवल कर्व है, फंक्शन का जो कर्व होता है उसको लेवल कर्व कहते हैं, और ये है हमारा कंस्ट्रेंट। तो देखो, अगर क्वेश्चन में होता है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसका मतलब है मैक्सिमाइज तो करना है हमें जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई को, लेकिन वो एक्स और वाई किसको सेटिस्फाई करने चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स इक्वल टू 1000 डाल दें, वाई इक्वल टू 5000 डाल दें, मैक्सिमाइज हो गया। अरे भाई, वो 1000 और 5000 हमारे रेंज में, हमारे रीच में है या नहीं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। कांस्टेंट से पता लगेगा कि भाई 1000 हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं, वाई का 5000 मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जी एक्स वाई रेड वाले पे आप चलोगे, रेड वाला यहाँ पर टकराया लेवल कर्व में, ध्यान से देखो जो बता रहे हैं, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर जेड की वैल्यू होगी मान लो 20, फिर इस पे टकराया, इस पे है जेड की वैल्यू 30, इस पे यहाँ पर टकराया, इस पे है जेड की वैल्यू 40, और यहाँ पर मान लो टकराया, यहाँ पर है जेड की वैल्यू 10। तो जी एक्स वाई और एफ एक्स वाई दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 50 था, लेकिन जेड इज इक्वल टू 50 पे कांस्टेंट टच नहीं कर रहा है। रेड वाला ग्राफ देखो, कांस्टेंट का ग्राफ है, सपोज करो कांस्टेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी जेड की वैल्यू 50 हो सकती है लेकिन वो कांस्टेंट से बाहर चला गया। तो जेड की वैल्यू 20, 30, 40, 10, ये चार वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि ये कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, और उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ जल्दी, 40। तो यही है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो मैक्सिमम हो गया 40, और अभी जो मैंने फिगर बनाया उसमें मिनिमम हो गया जेड इज इक्वल टू 10। तो यही बातें आपको सीखनी है, ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया। वैसे ज्योमेट्रिकली कोई क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है पेपर में, बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ एक बार दिमाग में मीनिंग सेट हो जाए तो अच्छा होता है पढ़ने में। ज्योमेट्रिकली आज तक कभी नहीं आया है ना आने वाला है, तो कोई इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। ज्योमेट्रिकली तो आर्किटेक्चर वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते, तो आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, बस समझ लो कि क्या हो रहा है। तो जेड इज इक्वल टू 40, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा मिनिमा का पॉइंट। तो समझ में आ गई। अब बात समझो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नेसेसरी कंडीशन कहता है कि दोनों के स्लोप होंगे सेम, मतलब जो लेवल कर्व है ब्लू वाला कर्व और जो रेड वाला कर्व है दोनों के स्लोप होंगे सेम। तो नेसेसरी कंडीशन आप लिख लो कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो दोनों के स्लोप उस पॉइंट पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो स्लोप ऑफ लेवल कर्व एफ एक्स वाई is equal to the slope of tangent किसका टेंजेंट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा लेवल कर्व का स्लोप, दोनों क्या होंगे उस पॉइंट ऑफ लेवल पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम होंगे। ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा चैप्टर 16 में आ जाओ। मैंने क्या कहा, 15, 16, 17 तीनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो अभी फिलहाल आप रट सकते हो
कि मैंने चैप्टर 16 में आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ाया था कि स्लोप जो है dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में वो हो जाता है माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। याद है? किस किस को याद है ये? अगर याद है तो अच्छी बात है, कम से कम इतना MME2 पढ़ा। ओके स्नेहा, ओके ओके, इतना MME2 पढ़ा तो कुछ तो याद है। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में चैप्टर 16 में पढ़ाया जाता है, आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश, पार्शियल डेरिवेटिव से इजी हो जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो जब स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया तो अब आप मुझे बताओ कि लेवल कर्व का स्लोप क्या होगा। स्लोप का ये हम लोगों को बेसिक्स पता है फ्रॉम चैप्टर 16, ये बेसिक्स है। अब बताना कि लेवल कर्व का स्लोप हो जाएगा माइनस एफ एक्स डैश, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग लेवल कर्व विथ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो उसके डेरिवेटिव को भी एफ फंक्शन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। अब जो हमारा कंस्टेंट है उसके लिए कौन सा नेमिंग यूज किया है? जी, उसका स्लोप हो जाएगा माइनस, एक मिनट, माइनस जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। तो देखो माइनस तो इनिशियली होता है, स्लोप के फॉर्मूला में ही माइनस होता है, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया हुआ था चैप्टर 16 में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश। लेकिन नेसेसरी कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन के जब स्लोप को इक्वलाइज करते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तब कंडीशन निकल करके आता है एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीप होना चाहिए, अदरवाइज आप कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस सकते हो या कॉलेज क्लास में भी आपका मजाक उड़ सकता है। टीचर पूछेंगे कि ये क्या है बताओ बच्चे, तो आप बोल दोगे ये स्लोप है इसका लेवल कर्व का, ये स्लोप है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। टीचर फिर बोलेगा बच्चे ये तो स्लोप का फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस भी था पहले, एक स्टेप पहले वो माइनस कैंसिल हो गया है। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का होना चाहिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको अटकना नहीं है। माइनस कैंसिल हो गया है तो अभी ये कंडीशन निकल करके आई है और ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसको जरा आप लोग लिख लें क्योंकि आप बाद में भूल सकते हैं। व्हाट इज दिस? तो LHS में जो है ये है स्लोप ऑफ लेवल कर्व। व्हाट इज दिस? स्लोप ऑफ लेवल कर्व। एंड व्हाट इज दिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कौन सा फंक्शन? जो भी था कांस्टेंट। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं तो कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं किया है, बस अभी हमने नेसेसरी कंडीशन एक पता लगाया है कि पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्लोप होगा दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। और सब्सटीट्यूशन मेथड दोनों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। मैक्सिमाइज, और जब ये मीटिंग खत्म होगी तो नेक्स्ट मीटिंग भी आपको सेम आईडी से ही ज्वाइन करना। विद इन 2 मिनट्स स्टार्ट हो जाता है हमारा, और एक क्लास में कम से कम 2 मीटिंग तो लगती ही है। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन होता है तो 3 मीटिंग्स भी लगती हैं। इज इक्वल टू एम। मैक्सिमाइज करना है हमें एक्स इंटू वाई फंक्शन को, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि वो एक्स और वाई जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमेशा करने चाहिए। इस कंडीशन के बाहर के एक्स और वाई को नहीं लेंगे। पता लग गया ना ये क्वेश्चन? ये किस से सॉल्व होगा? चैप्टर 18 से सॉल्व होगा। अभी हमने लैग्रेंजियन नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं करेंगे, जब लैग्रेंजियन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अभी देखते हैं विदाउट लैग्रेंजियन। नेसेसरी कंडीशन से कर लें। तो आप लोग बताओ मुझे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? एक्स इंटू वाई, और सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई क्या है? 2x प्लस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में डाल देते हैं हम लोग। हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन करो ना तो कांस्टेंट में राइट हैंड साइड पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते आना है और राइट हैंड साइड पे क्या कर देना है? 0 कर देना है, ठीक है? अब देखो, बाय नेसेसरी कंडीशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया है। बाय नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सीधा लिख दोगे एफ एक्स डैश ऑन एफ वाई डैश
इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन डी वाई डैश। इससे आपको कंडीशन निकल जाएगा। एफ एक्स डैश करोगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बताओ। एक्स इंटू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? वाई। वाई और नीचे एफ वाई डैश में एक्स हो जाएगा। ये तो आता है ना सबको? हाँ जी। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हमारा होगा और वाई कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसलिए वाई को रख दिया और एक्स का हो गया 1। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का होगा और एक्स को कांस्टेंट रख दिया जाएगा, इसलिए वाई का हो गया 1 और 1 इंटू एक्स इज एक्स। जी एक्स डैश करेंगे तो जी एक्स डैश में क्या हो जाएगा बच्चे बताना? 2x प्लस वाई माइनस एम। जल्दी बताओ। 2 आ गया और y का करेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा कांस्टेंट, बाकी सब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो देखो ना एक कंडीशन निकल करके आया y इक्वल टू 2x, लेकिन इससे अभी हमारा पॉइंट नहीं निकला है। कौन सा पॉइंट होगा एग्जैक्टली मैक्सिमा मिनिमा का ये नहीं पता लगा है। अब क्या करें? देखो पूरा क्वेश्चन है, कुछ आइडिया क्या करना चाहिए हमें? अब इसमें पुट करना चाहिए। एक ही तो चीज है जिसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू m। तो पुटिंग इन कंस्टेंट, पुटिंग इन गिवन कंस्ट्रेंट। कंस्टेंट क्या था एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू m, यही था ना 2x। हाँ ठीक है। अब इसमें y की जगह पे डाल देंगे 2x, तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू m। तो दिस इज 4x इज इक्वल टू m। x की वैल्यू आ गई m बाई 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे डाल दो ना अभी जो आया है, 2 इंटू एम बाई 4, ये आ गया m बाई 2। तो वी हैव गॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप कहोगे मैम आपको कैसे पता लगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमाइज करने को और एक ही पॉइंट आया है, तो वो सर्टेनली मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा। वैसे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजियन में वेरीफाई करने का, लेकिन अभी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपको नहीं पढ़ना। तो इन सभी क्वेश्चंस में ये एज्यूम किया जा रहा है कि मैक्सिमा निकालने को आपको कमांड दिया गया है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम है। ठीक है। आपको अगर कहा गया खाना खाओ, जल्दी खाना खत्म करो, इसका मतलब आपके सामने एक प्लेट है और उसमें खाना है, ये आपको पता है। वैसी ही बात है, मैक्सिमा निकालो यानी इस फंक्शन का मैक्सिमा है, देयर इज नो डाउट। और एक ही पॉइंट आया है तो वही हमारा मैक्सिमा भी होगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशन से, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये तो समझ में आ गया होगा नेसेसरी कंडीशन में, इजी था। एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। किसी को कोई प्रॉब्लम? इससे एक कंडीशन निकल करके आती है, फिर हम इस कंडीशन को कहाँ यूज कर सकते हैं वो हम दिमाग लगाते हैं। पेन तो चल जा। हाँ, इस कंडीशन को कहाँ यूज कर सकते हैं? इसमें तो यूज करेंगे नहीं। ये क्या है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, क्या है ये? इसमें क्या आएगा? एक और नया वेरिएबल घुस जाएगा जेड, फिर अननोन आ जाएगा। इसमें यूज करो ना, इसमें यूज करने से कुछ ना कुछ सॉल्व होकर के एक सिंगल वैल्यू एक्स की आ जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसी को दूसरा मेथड, अदर मेथड, फिर से वही है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। अब आप लोग मुझे बताएं कि कंस्टेंट किस टाइप का है? कंस्टेंट को क्या बोलेंगे? लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्या है ये? लीनियर है। मैंने क्या कहा था? लीनियर है। और क्या हम y को सॉल्व कर सकते हैं? y इज इक्वल टू m माइनस 2x, कितनी आसानी से सेपरेट हो गया ना। तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन भी आसानी से आ गया। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड अपना सकते हैं। सब्सटीट्यूशन कहता है कि कंस्टेंट में चाहे हम इस फंक्शन को फॉलो करें या इस कंडीशन को, बात तो एक ही है, दोनों तो सेम ही कंडीशन है। तो इस कंस्टेंट को जब हमें हर बार फॉलो करना ही है, क्यों ना इसी कंस्टेंट को पुट कर दे किसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब हमारा पहले 2 वेरिएबल का था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने में। अब तो ये सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू एक्स और y की जगह पे क्या डाल देंगे? m माइनस 2x। यही होता है सब्सटीट्यूशन। z इज इक्वल टू आ गया mx माइनस 2x स्क्वायर
अब ये हो गया MME1 का क्वेश्चन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो dz/dx हम डेल नहीं यूज करेंगे, d यूज करेंगे क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हेयर इज m माइनस 4x एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? 0। फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैज टू बी 0 और इससे हमारा कंडीशन निकल करके क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू m/4। अब हो तो गया, y की वैल्यू निकाल रखी है हमने m-2x, इसी से y आ जाएगा m-2x, x की जगह पे m/4 डाल देंगे तो ये आ जाएगा m-m/2। सॉल्व करेंगे तो फिर से आ गया m/2, तो आ गया हमारे पास m/4 और m/2। यहाँ तो चलो आप सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब आप निकाल लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2z/dx2 क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में? m तो मनी है तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। x का करेंगे तो -4 और ये नेगेटिव आया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो ये किसका कंडीशन होता है? जल्दी बताओ। यस तो अब तो यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया केस ऑफ मैक्सिमा। तो सब्सटीट्यूशन में प्रूफ हो गया, उधर नेसेसरी कंडीशन में नहीं हो पाए। नेसेसरी कंडीशन के लिए अलग होता है, जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग लैग्रेंजियन में। अभी यहाँ पे पॉसिबल था तो कर दिया हम लोगों ने। ये एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? तो ये था हमारा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग। आप लोग क्वेश्चन लिख लें, ये आप लोगों को ट्राई करना है अभी। मैक्सिमाइज x to the power alpha y to the power beta subject to px plus y is equal to m। इसको दोनों ही मेथड से करना है हमें, दोनों ही मेथड से करना है। तो अब आप लोग भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। पहला हम लोग करने जा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन, ये हम आपको बता देते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो फर्स्ट में हम लोग करेंगे नेसेसरी कंडीशन से, फिर दूसरे वाले में डिफ्रेंसिएशन से करेंगे। नेसेसरी कंडीशन में आपको पता है कि मैक्सिमाइज हमें करना है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन में हो जाता है एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश। करो तो जरा एफ एक्स डैश ध्यान से, आराम से। जब आप एफ एक्स डैश कर रहे हो, y हो गया कांस्टेंट y टू द पावर बीटा, उसको नहीं छेड़ना आपको। अब खाली x टू द पावर अल्फा का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने y टू द पावर बीटा को पहले ही साइड कर दिया, और जब x टू द पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा x टू द पावर अल्फा -1। आगे बात समझ में? अब नीचे में y के रिस्पेक्ट में डालना है हमें। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को बाहर लिख दो कांस्टेंट जैसा, क्योंकि उसका y से कोई लेना देना नहीं है। जब हम पार्शियली सोचते हैं तो दोनों अलग अलग है, x एंड y। x टू द पावर अल्फा को हमने बाहर लिख दिया, y टू द पावर बीटा का हो जाएगा बच्चे बीटा इंटू वाई टू द पावर बीटा -1। अब जी एक्स डैश, वो तो बहुत ईजी है। जी एक्स डैश में पी एक्स का करेंगे तो p, देयर इज नो अदर टर्म कंटेनिंग x, और y का करेंगे तो 1। अब देखें जरा कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये देखो इस दोनों x को देखो, इसका पावर अल्फा -1 अल्फा, एक का डिफरेंस है। कहाँ बचेगा एक x? बताओ न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कट करेंगे तो? ऊपर में, हाँ ऊपर में एक कम है तो नीचे में एक x बच जाएगा। वही सेम चीज y के साथ होगा, ऊपर में बीटा है और नीचे में एक कम है। न्यूमरेटर में 1 मोर y है, इसे जब कैंसिल करेंगे तो एक y बच जाएगा। दैट मीन्स अल्फा y बाई बीटा x इज इक्वल टू p। तो इससे एक कंडीशन निकल करके आया है y इज इक्वल टू बीटा p बाई अल्फा इंटू एक्स। और अब आपको पता है कि इस कंडीशन के साथ आपको क्या करना है, कहाँ पुट करेंगे? कंस्ट्रेंट में, पुटिंग इन कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट था हमारा?
पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम। देखने से लग रहा है कि ये यूटिलिटी फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपको माइक्रो मैक्रो में मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, तब आपको मेरी याद आएगी कि मैम ने ऐसा कुछ MME3 में करा रखा है। ये यूटिलिटी फंक्शन होगा और ये हमारा बजट कंस्टेंट है। पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस वाई की जगह पे बीटा पी एक्स बाई एल्फा इक्वल टू एम। अब देखो तो जरा 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 एक्स कॉमन ले लें, पी भी कॉमन ले लेते हैं, पी एक्स आ गया कॉमन, 1 प्लस बीटा बाई एल्फा इक्वल टू एम, आ गया पी एक्स एल्फा प्लस बीटा बाई एल्फा इज इक्वल टू एम, which implies x is equal to m alpha by alpha plus beta into p। ये आ गई x की वैल्यू। अब y निकाल लेंगे, y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू बीटा p x बाई एल्फा, तो y इज इक्वल टू बीटा p m एल्फा बाई एल्फा प्लस बीटा इंटू पी। ये तो अभी सिर्फ मैंने किसकी वैल्यू डाली है, ध्यान से देखना, बीटा पी को छोड़ दिया, और ये पूरा है एम एल्फा बाई एल्फा प्लस बीटा इंटू पी। एक और चाहिए ना, नीचे में एक एल्फा भी है, तो इधर देखो पी से पी कैंसिल, एल्फा से एल्फा कैंसिल, तो ये क्या आ गया, एम बीटा बाई एल्फा प्लस बीटा। सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इज एम एल्फा, जो भी बोला होगा, एल्फा प्लस बीटा इंटू पी कॉमा एम बीटा बाय एल्फा प्लस बीटा। पी नहीं है क्या इसमें, अच्छा ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट आ गया किसका, ये आ गया हमारा मैक्सिमा, और मैक्सिमा का निकालना था ना, तो मैक्सिमा का पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। तो बच्चे ये जो था हमारा x और y निकालना, ये तो सबने कर लिया होगा। x और y तो नेसेसरी कंडीशन से आ जाता है, बट वी कांट वेरीफाई वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्वेश्चन में जरा एक नज़र डाल लें, इन्होंने अगर मैक्सिमा बोला था तो लिख देंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब दूसरे मेथड से इसको करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। कौन सा मेथड, सब्सटीट्यूशन वाला। देखिए जरा, सब्सटीट्यूशन लगा सकते हैं, यानी सब्सटीट्यूशन तभी लगा सकते हैं जब एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन बन जाए, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, फिर लैग्रेंज ही लगाएंगे। और एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है अप्लाई लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, तब तो फिर हमें वही मेथड लगाना होता है। और अगर कुछ ना लिखा हुआ आए तो ये हमारा खुद का स्मार्टनेस होता है कि कौन सा इजीली हो जाएगा, तो हम ये वाला भी मेथड लगा सकते हैं। एक बार फिर से मुझे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m। अब देखिए जरा, ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू, एक्सप्लिसिट तो हो गया बच्चे, कितनी कितनी आसानी से हो गया। अब और क्या चाहिए, आजकल तो एक गाना भी चला है, जो वही सॉन्ग ही याद आ गया, z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एल्फा, हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, y की वैल्यू डालेंगे ना, z चाहिए, y की जगह पे डालेंगे m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा। अब z सिर्फ x के टर्म्स में है, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मेथड पता है कि ये भी लगा सकते हैं। अब डी जेड बाई डी एक्स लगाओगे आप, मैंने इसको नहीं तोड़ा क्योंकि टूटेगा कैसे, पावर बीटा है, कोई स्क्वायर तो है नहीं कि हम इसको 3 टर्म में तोड़ दें, तो इसको प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। अभी मैंने एक्स टू द पावर अल्फा को रखा, इधर से सॉल्व किया तो बीटा m माइनस पी एक्स, बीटा टू मतलब टू द पावर बीटा माइनस 1, फिर अंदर वाले का किया x के रिस्पेक्ट में, तो वी विल गेट माइनस पी प्लस, इस बार m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा को रखेंगे और x टू द पावर अल्फा का करेंगे अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1, और तो कुछ होगा नहीं, इज इक्वल टू 0 कर देंगे।
अब देखो बच्चे, कॉमन लेते वक्त पावर को देखते हैं बीटा माइनस वन बीटा, तो हम इस बेस को कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे को ही कॉमन ले लो। जिसका पावर कम होता है वो चीज बाहर आती है, बीटा माइनस वन। अब x का कंपेयर करो तो x टू द पावर अल्फा माइनस वन और x टू द पावर अल्फा, कौन सी चीज कॉमन आएगी बाहर? x टू द पावर अल्फा माइनस वन। अब चलें, ध्यान से देखो, एक x यहां मिलेगा, एक बीटा मिलेगा, एक माइनस p मिलेगा, तो लिख दे माइनस p बीटा x। इधर क्या मिलेगा? इधर एक ये पूरा टर्म मिलेगा, क्योंकि बीटा माइनस वन बाहर लिया है तो एक तो रहता है, अल्फा मिलेगा। ये हो जाएगा अल्फा m माइनस पी एक्स अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x इज इक्वल टू एम बाई पी आ जाएगा। अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर ये ब्रैकेट 0 हुआ, x है दो जगह, माइनस पी बीटा एक्स माइनस पी एक्स अल्फा प्लस अल्फा m इज इक्वल टू 0। तो इट विल बी x टेकिंग x कॉमन, माइनस में p बीटा, और एक मिनट, p भी कॉमन ले सकते हैं ना, पी एक्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा m, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई अल्फा m बाई पी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी है, एक m बाई पी, एक है 0 और एक है ये। तीनों कैंडिडेट को कहाँ पुट करना होगा हमें? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और बारी बारी से चेक करेंगे कि किस पे नेगेटिव आ रहा है, किस पे पॉजिटिव आ रहा है। जिस पे नेगेटिव आएगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो सर्टेनली इसी पे आना चाहिए, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन से हमें पता है कि यही है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बस अभी हम फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं, बाकी आपको पता ही है कि क्या करना है। तो फिर हम लोग निकालेंगे डी टू जेड बाई डी एक्स टू, एंड इफ ये जिस पॉइंट पे नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर 0 आएगा तो डाउटफुल पॉइंट, कुछ कह नहीं सकते, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। ये मेथड आ गया समझ में? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? तो आज हम लोगों ने सीखा ही क्या है? बस स्टार्ट किया है, कंस्ट्रेंट का मीनिंग समझा है कि कंस्ट्रेंट होता क्या है, और दो तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है, एक तो नेसेसरी कंडीशन से और एक सब्सटीट्यूशन मेथड से। मेन चीज तो यही हुआ है, लेकिन इंट्रोडक्शन था तो काफी कुछ हम लोगों ने जाना। और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेंदी होता है, मुश्किल तो नहीं होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज की क्लास में उसको स्टार्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, वो अकेले एक क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है, आधे घंटे से ऊपर। उसको फिर बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज थोड़ी पहली क्लास थी तो मुझे थोड़ा सिंपल ही रखना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, तो आज का क्लास थोड़ा सिंपल होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 18 में हम लोग आते ही स्टार्ट करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, और अभी हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, जस्ट वेट। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। होमवर्क में आपको क्या करना है, 18.1 आपके पास रीडिंग होगी, तो उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चन को आपको सब्सटीट्यूशन से और नेसेसरी कंडीशन से, दोनों से सॉल्व करना है। आराम से हो जाएगा, अभी फर्स्ट डे है, आराम से आप करोगे। एक क्वेश्चन में आपको हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। 15 से 20 मिनट भी, पहले क्वेश्चन में आधा घंटा, दूसरे क्वेश्चन में 20 मिनट, तीसरे क्वेश्चन में 15 मिनट, 10 मिनट में ऐसे भी क्वेश्चन होने लगेंगे। तो उन चारों क्वेश्चन को करके 18.1 को पैक कर देना है। फिर हम लोग 18.2 स्टार्ट करेंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे दिए कि ये हम लोग क्यों लगाते हैं। कभी कभी ना सब्सटीट्यूशन ईजी नहीं होता, व्हेन सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसा मिक्स किया हुआ इक्वेशन होता है जिसमें ना ही हम y को सेपरेट कर पा रहे, ना ही x को, तब ये वाला काफ़ी हेल्पफुल होता है। व्हेन सब्सटीट्यूशन इज नॉट पॉसिबल,
व्हेन मोर देन वन कंस्टेंट इज देयर, अब मान लो कि दो अलग अलग लीनियर कंस्टेंट है, तो आप किससे y निकालोगे और किस में पुट करोगे, तो मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन मोर देन वन कंस्टेंट इज देयर, व्हेन मोर देन वन कंस्टेंट, और अगर आपके कॉलेज में ये हो चुका है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताओगे कि मोर देन वन कंस्टेंट वाला कॉलेज में कराया है या नहीं कराया है। ठीक है, पूरा चैप्टर 18 कराया है, कुछ सेक्शंस जो लास्ट में 18.7 तक तो हम लोग कराते हैं इन्वेलप थ्योरम तक, उसके बाद का नहीं होता हमारे कोर्स में, लेकिन इस बार ऐड किया या नहीं किया ये आप लोग मुझे बताओगे। व्हेन मोर देन वन कंस्टेंट इज देयर, और तीसरा है कि इट हैज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, लैग्रेंजियन इंटरप्रिटेशन। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन मतलब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड में हम लोग सीखेंगे कि एक लैम्डा एक कोफिशिएंट होता है, उस लैम्डा से शैडो प्राइस निकाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, उस लैम्डा को तरीके तरीके से यूज कर सकते हैं। वो उधर पॉसिबल नहीं था, जो आज हमने पढ़ा उसमें कहीं कोई लैम्डा था ही नहीं, तो उसका यूज क्या करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैम्डा जो निकालेंगे उसका काफी यूज होगा। ठीक है बच्चे, तो इन तीनों वजह से लैग्रेंजियन जो है उसका अपर हैंड होता है, तो लैग्रेंजियन इज अ बेटर मेथड। लैग्रेंजियन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फर्स्ट क्लास में थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया, थोड़ा कम पढ़ाया, ताकि आप इसको रिवाइज करके अच्छे से आ जाओ। ये वीडियो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा थोड़ी देर में, अभी हम इसको अपलोड कर देंगे वीडियो को। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको वो भी देखना है, हाउ टू स्टडी MME3, उसको जरूर देख लेना। मैंने देखा नहीं है कितने लेंथ का है, शायद 10 से 12 मिनट का वीडियो बना होगा, उसमें गाइडलाइंस होता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।